जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग धूप बत्ती के आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता या कहें इंडियन पैनल कोड। हरियाणा पुलिस के किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑलरेडी आप देख ही चुके हो कि ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें धाराएं पूछी गई थी, और इससे पहले भी 2018 में जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी धाराएं पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो उसी चीज़ को देखते हुए इंडियन पैनल कोड की जो 511 धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं। और इन 511 धाराओं में से हम आपको सारी की सारी नहीं पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ वही कवर की जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इन 511 में से 202 के आसपास हमने धाराएं कवर की हैं, जो कि हमने अपने किसी साथी एसआई और एक कांस्टेबल की मदद से इनको कलेक्ट किया है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं भारतीय दंड संहिता से संबंधित, दोस्तों इसके अंदर टोटल 23 चैप्टर है। कितने अध्याय हैं? 23 चैप्टर हैं, और इन 23 चैप्टर्स के अंदर ही 511 धारा कवर हो जाती हैं। तो हम कवर करने वाले हैं टोटल ही 23 चैप्टर में से 202 के आसपास धाराएं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर इसमें से कौन कौन से हैं, यानी कि भारतीय दंड संहिता में जो अध्याय हैं वो कौन कौन से अध्याय हैं। इसके बाद में हम कवर करेंगे इनकी धाराएं या कहें इनकी एक्ट्स। तो दोस्तों सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। दोस्तों, इंट्रोडक्शन प्रीमेबल सेक्शंस, जितनी भी सेक्शन हैं, धाराएं हैं, उनका एक सामान्य परिचय दिया हुआ है चैप्टर 1 में। और चैप्टर 2 में क्या है? साधारण स्पष्टीकरण, यानी कि ये जो धाराएं हैं इनको हल्का फुल्का स्पष्टीकरण से संबंधित, यानी कि जर्नल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण दिया हुआ है चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में क्या है? दंडों के विषय में, यानी कि पुनिशमेंट। चैप्टर 3 जो है वो पुनिशमेंट से संबंधित है, और चैप्टर 4 जो है वो है जनरल एक्सपेक्टेशन, यानी कि सामान्य अपवाद। और चैप्टर 5 है दोस्तों ऑफ अबेंटमेंट, यानी कि दुष्प्रेरण, यानी कि बहकाव, यानी कि उकसाव के विषय में। देखिए, जब कोई बहकाता है, जब कोई किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है या दुष्प्रेरण की जो कार्रवाई होती है वो आता है चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में है दोस्तों राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी कि ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट के, राज्य के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो सारे के सारे कवर होते हैं चैप्टर 6 के अंदर। नेक्स्ट है चैप्टर 7, यानी कि अध्याय 7। दोस्तों, अध्याय 7 के अंदर जो दिया हुआ है वो है, एक मिनट, हाँ जी, अध्याय 7 में जो सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध के विषय में है। किस में है? अध्याय 7 में। नेक्स्ट अध्याय 8 सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, यानी कि ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, यानी कि इंडियन पैनल कोड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, यानी कि सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। चैप्टर 9 दोस्तों, चैप्टर 9 में है ऑफ ऑफेंस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, यानी कि लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित जो अपराध होते हैं वो आते हैं अध्याय 9 में। और दोस्तों अध्याय 9 का जो पार्ट ए है उसमें आता है चुनाव संबंधी अपराध, यानी कि इंडियन पैनल कोड ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। नेक्स्ट चैप्टर 10, चैप्टर 10 में आता है दोस्तों लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकरण के विरुद्ध अवमानना, यानी कि इंडियन पैनल कोड ऑफ कॉन्टेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 11, चैप्टर 11 में आता है दोस्तों झूठा साक्ष्य तथा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। झूठा साक्ष्य आप सभी को पता होगा कि जब पुलिस केस जो हो जाता है तो झूठे प्रमाण दिए जाते हैं, झूठे गवाह बनाए जाते हैं, तो यही है झूठा साक्ष्य तथा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, यानी कि इंडियन पैनल कोड ऑफ फ्लेश एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है
चैप्टर 12 में आता है सिक्के तथा सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध। देखो आप सभी को पता है नकली यानी कि जाली सिक्के बनाना, रुपए बनाना, पैसे बनाना, जाली स्टाम्प तैयार करना आदि जो अपराध है वो आता है किसमें, चैप्टर 12 में। यानी कि इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, सरकारी स्टैम्प वगैरह तैयार करना। नेक्स्ट चैप्टर 13 दोस्तों, इसमें आता है इंडियन पेनल कोड ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स, यानी कि जो माप और तोल से संबंधित जो अपराध होते हैं। देखिए हम सामान लेते हैं किसी दुकान से, वहाँ पे जो सामान तोलने वाली जो मशीन होती है माप तोल की, उनके अंदर अगर गड़बड़ी कर दी जाए तो सामान हमें कम मिलता है। यही होता है जैसे पेट्रोल पंप के ऊपर जो हम पेट्रोल भरवाते हैं वो हमें कम मिलता है, वो अगर गड़बड़ करता है पेट्रोल भरने वाला, तो इसी से संबंधित जो अपराध है वो आते हैं किसमें, चैप्टर 13 में। नेक्स्ट चैप्टर 14 में आता है दोस्तों इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड डिसेंडेंट मोरल्स, यानी कि लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा आदि से संबंधित अपराध। यानी कि ऐसे अपराध जो कि लोक स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधाओं आदि से संबंधित है, उनको काउंट किया जाता है चैप्टर 14 में। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर 15 में आता है इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, यानी कि आईपीसी की धारा धर्म से संबंधित अपराध। क्या है, धर्म से संबंधित जो अपराध है वो किस में आता है, चैप्टर 15 में। चैप्टर 16 यानी कि इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। ऐसे अपराध जो कि मानव शरीर को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो सारे के सारे कवर होते हैं दोस्तों चैप्टर 16 में। नेक्स्ट है चैप्टर 17 दोस्तों। चैप्टर 17 में आता है इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ थेफ्ट, यानी कि संपत्ति चोरी के विरुद्ध अपराध। ठीक है दोस्तों, देखिए एक जो चैप्टर है, कोई भी एक चैप्टर, उसमें उसी से संबंधित सारी की सारी धाराएं कवर होंगी। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 18 यानी कि अध्याय 18, इसमें क्या है, इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, यानी कि जो दस्तावेज है, संपत्ति चिन्हों से संबंधित जो अपराध किए जाते हैं वो सारे कवर होते हैं किसमें, चैप्टर 18 में। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर 19, इसमें आता है सेवा संविधा का आपराधिक भंजन, यानी कि दोस्तों इंडियन पेनल कोड ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस जो होते हैं उनके संबंधित जो आपराधिक कार्रवाई होती है वो आते हैं चैप्टर 19 में। नेक्स्ट है चैप्टर 20। चैप्टर 20 में दोस्तों आता है विवाह से संबंधित अपराध, यानी कि इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज सेक्शंस। ओके। नेक्स्ट है चैप्टर 20 का पार्ट ए, पति या पत्नी के संबंधित द्वारा पति या पत्नी के संबंधियों द्वारा निर्देयता। जस्ट होल्ड दोस्तों, इसमें आएगा पति या पति के संबंधियों द्वारा निर्दयता। बिल्कुल सही है, ये लिखा हुआ, पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। यानी कि इंडियन पेनल कोड ऑफ क्रूलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, यानी कि दोस्तों या तो पति या पति का जो परिवार है वो उस पत्नी के संबंध, उस पत्नी के साथ जो निर्दयता करता है, उसके साथ जो दुर्व्यवहार करता है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, चैप्टर 20A में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 21 दोस्तों, इसमें आता है मान हानि से संबंधित सारे मामले। कौन सा, मान हानि, यानी कि इंडियन पेनल कोड ऑफ डेफिमेशन। नेक्स्ट चैप्टर 22 में आता है दोस्तों इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड एनोवेंस, यानी कि दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा आपराधिक अभित्रास, अपमान एवं रिष्टीकरण। ऐसे कोई कार्य
ऐसी कोई घटना जिससे किसी का अपमान होता हो, जिससे किसी की जो ख्याति है वो डाउन जाती हो, जिससे किसी का मान सम्मान में प्रॉब्लम आती हो, वो सारे के सारे आते हैं चैप्टर 22 में। और दोस्तों अगला है हमारा चैप्टर 23। चैप्टर 23 में कवर होता है अपराध करने के पर्यंत, यानी कि दोस्तों इंडियन पेनल कोड ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ कॉमिट ऑफेंसेज, यानी कि अपराध करने के जो प्रयत्न किए जाते हैं, चाहे वो अपराध सफल हो या ना हो, ये सारे के सारे आते हैं चैप्टर 23 में। ओके दोस्तों, यहाँ पर टोटल 511 धाराएं कवर हो जाती है चैप्टर 23 के साथ साथ, लेकिन हम सिर्फ आपको वही धाराएं पढ़ाएंगे जो कि परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण हैं। देखो हमारी देसी भाषा है, देसी भाषा में हम बात करेंगे। कुछ इंग्लिश की प्रॉब्लम आपको भी होगी, शायद नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ इंग्लिश की प्रॉब्लम मुझे भी हो जाती है, तो हम उन चीज़ों को हिंदी में ईजिली कवर करते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है चैप्टर 1, इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर में है 1 2 3 4 5, ध्यान रखना ब्लैक कलर में है, ये तो हमारा सीरियल नंबर है, इसे आप ध्यान रखें ना रखें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो धारा है, किस धारा में क्या लिखा हुआ है, ये आता है दोस्तों रेड कलर वाला, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। और उसमें धारा, एक धारा में क्या आता है दोस्तों, हम सारी की सारी धारा नहीं पढ़ाएंगे, टोटली 200 के आसपास धारा ही कवर की जाएगी। और पहली धारा को कवर करने से पहले मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो, खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। दोस्तों अपने आप को इतना कमज़ोर बिल्कुल मत होने दो कि कोई तुम्हारे ऊपर एहसान करे और उस एहसान की आपको ज़रूरत हो, अपने आप को मजबूत बनाओ। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 और धारा 1। चैप्टर 1 में टोटल ही 3 धारा हैं। कितनी धारा हैं? 3 धारा है दोस्तों। कौन कौन सी? 1 2 3। अभी धारा 1 में क्या आता है? धारा 1 में दोस्तों संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार आता है, यानी कि टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, यानी कि संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार किस में आता है? किस में आता है दोस्तों? धारा 1 में, चैप्टर 1 की धारा 1 में आता है। ओके, धारा 2 यानी कि सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या है? भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी कि पुनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेज कमिटेड विद इन इंडिया, यानी कि ऐसे अपराध जो करने वाले अपराधी के द्वारा भारत में ही किए गए हैं, तो वो किस में आते हैं? धारा 2 में आते हैं, सेक्शन 2 में आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 3। सेक्शन 3 में दोस्तों भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। ऐसे अपराध दोस्तों जो भारत से परे, यानी कि भारत देश में नहीं किए हैं लेकिन दूसरे देश में किए हैं, लेकिन वो करने वाला कौन है? हमारे देश का है, हमारे देश का नागरिक है, उसके पास हमारे देश की नागरिकता है। तो दोस्तों भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, यानी कि विधि के अनुसार होता है दोस्तों, ला कानून के अनुसार जो विचार विमर्श है उसके लिए दंड बनेगा, वो दंड उस व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, जैसा अपराध उसने वहाँ पर विदेश में रहते हुए, बाहर रहते हुए किया है, उसी अपराध के लिए हमारे देश में जो सज़ा बनती है वही सज़ा दी जाएगी उसको, चाहे उसने किसी देश में किया हो। हमारे देश का नागरिक है तो दंड अगर यहाँ मिलेगा उसको तो वही दंड मिलेगा जो कि यहाँ पर रहते हुए वो अपराध उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता। दोस्तों ये थे हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में धारा यानी कि सेक्शन 1 2 3। अभी जानते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आता है दोस्तों साधारण स्पष्टीकरण, और इसके अंदर जो धारा कवर होगी वो 6 से लेकर दोस्तों और 52 तक धाराएं आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो धारा यानी कि सेक्शन 6 में क्या है? इसमें है दोस्तों संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना,
अधीन समझाना जाना, यानी कि डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेशन। ठीक है, संहिताओं से संबंधित, यानी कि जो संहिता है, दंड संहिता है, उसमें परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। कुछ ऐसे अपवाद हो जाते हैं दोस्तों, उसके अनुसार ही उन संहिताओं की कार्रवाई की जाती है, उसके ऊपर जो ला लगाया जाता है पुलिस के द्वारा आईपीसी धारा के अनुसार, वो उसी के अनुसार ही लगाया जाएगा। नेक्स्ट, धारा 7 यानी कि सेक्शन 7, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, कहने का मतलब है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, एक बार जो एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार जो स्पष्टीकरण कर दिया गया है, उस पद का भाव, ये आता है धारा 7 में। धारा 8 दोस्तों, इसमें आता है जेंडर से संबंधित, यानी कि लिंग से संबंधित जानकारी दी जाती है। ओके, धारा 9 में आता है वचन, यानी कि नंबर्स। धारा 10 में आता है दोस्तों मैन एंड वुमेन, यानी कि पुरुष और स्त्री से संबंधित जो स्पष्टीकरण किया जाता है। दोस्तों ऊपर आप हेडिंग देखिए, चैप्टर 2 में क्या है, साधारण स्पष्टीकरण, तो भाई यही स्पष्टीकरण दिया गया है। धारा 8 में देखिए लिंग यानी कि जेंडर, इसका पूरा एक्सप्लेशन दिया गया है कि भाई किस तरह का जेंडर कौन कौन सा होता है। और धारा 9 में वचन, यानी कि एक वचन, बहुवचन, यानी कि नंबर सिस्टम, इसके बारे में पूरा बताया गया है। धारा 10 में बताया गया है किसकी परिभाषाएं दी गई है, किसका स्पष्टीकरण दिया गया है, मैन और वुमेन, स्त्री और पुरुष से संबंधित बातें बताई गई है कि स्त्री इसको बोला जाएगा, पुरुष इसको बोला जाएगा, वो स्पष्टीकरण दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, सेक्शन 11 यानी कि पर्सन, व्यक्ति किसे बोला जाता है, कोई भी व्यक्ति, यानी कि किसको व्यक्ति बोला जाएगा, उसकी एक परिभाषा दी गई है, किसमें, सेक्शन 11 में। सेक्शन 12 में है दोस्तों लोक, यानी कि पब्लिक, पब्लिक किसको बोला जाएगा, एक, दो या तीन व्यक्ति को पब्लिक बोला जाएगा, या एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है उसको पब्लिक बोला जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसके लिए अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, हमें ये जानते हुए कि अपराध इनके द्वारा किया गया है, क्यों, वो पब्लिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक डेफिनेशन दी गई है पब्लिक की। नेक्स्ट, सेक्शन 17, देखिए 12 के बाद हमने 13, 14, 15, 16 को छोड़ दिया है, क्यों, इंपॉर्टेंट नहीं था एग्जाम के लिए। तो सेक्शन 17 में गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के बारे में बताया गया, सरकार किसे कहते हैं, पूरी पूरी जो स्पष्टीकरण है, साधारण एक्सप्लेनेशन है, किसका है, गवर्नमेंट का है, सेक्शन 17 में। नेक्स्ट, सेक्शन 18 दोस्तों, धारा 18 में इंडिया, यानी कि भारत, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है अभी धारा 370 जो हट गई है जम्मू कश्मीर से, उसके उपरांत जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग हो गया है। नेक्स्ट, सेक्शन 19 जज, न्यायाधीश, न्यायाधीश किसे कहते हैं, उसके अंडर कौन कौन सी पावर आती है, उसकी कौन कौन सी ड्यूटियां हैं, सभी का सभी एक्सप्लेनेशन जो साधारण स्पष्टीकरण है वो किस में दिया गया है, सेक्शन 19 में दिया गया है। नेक्स्ट, सेक्शन 20 दोस्तों, कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि न्यायालय, न्यायालय का स्पष्टीकरण है, किसमें, सेक्शन 20 में। और सेक्शन 21 में दोस्तों पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवक, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो लोक सेवा के लिए नियुक्त किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि आप सभी होने वाले हो नियुक्त, कैसे, एक सिपाही के तौर पे, एक एसआई के तौर पे, या अन्य कोई भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब के। तो दोस्तों ये होता है लोक सेवक। नेक्स्ट है जंगम संपत्ति, यानी कि चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे किसे चल बोला जाएगा, किसे अचल संपत्ति बोला जाएगा, इसकी जो परिभाषा है, इसका जो स्पष्टीकरण है दोस्तों वो किस में दिया गया है, सेक्शन 22 में दिया गया है। नेक्स्ट, सेक्शन 23 यानी कि धारा 23 के अंदर क्या है दोस्तों, इसमें है रॉन्गफुल गेन, गेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, लाभ। ठीक है दोस्तों, रॉन्गफुल लॉस, गलती से, यानी कि हमारी हानि हो जाना। ओके, गेनिंग रॉन्गफुली ऑब्लिक लूजिंग रॉन्गफुली, इसका पूरे का पूरा मतलब है दोस्तों गलत लाभ, दोष अभिलाभ, एक ही बात है, यानी कि रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है गलत लाभ उठाना, यानी कि दोषफुल अभिलाभ उठाना।
ओके, रोंगफुल लॉस का मतलब होता है सदोष अभिलाभ, सदोष हानि। और इसका रोंग गेनिंग रोंगफुली यानी कि सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना, ये सभी के सभी आते हैं किसमें, सेक्शन 23 में। नेक्स्ट सेक्शन 24 है, बेईमानी से ऐसा कोई भी कार्य किया गया हो जिसके अंदर बेईमानी झलकती हो व्यक्ति की, यानी कि डिसऑनेस्टी, तो वो किस में आता है, सेक्शन 23 में, सेक्शन 24 में, धारा 24 में आता है। नेक्स्ट सेक्शन 25, फ्रॉडेंटली यानी कि कपट पूर्वक, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, फ्रॉड करते हैं किसी दूसरे के साथ, तो उसके ऊपर जो धारा लागू होगी, उसके ऊपर जो सेक्शन लगाया जाएगा, आईपीसी की जो धारा लगेगी वो कौन सी लगेगी, 25 लगेगी। जैसे कपट करके, किसी को बहका करके और उसके पैसे जब्त कर लेना। ठीक है दोस्तों, कि मैं आपका ये बिज़नेस कराऊंगा, वो बिज़नेस कराऊंगा, आपकी नौकरी दिलवाऊंगा, इतने पैसे लगेंगे, ऐसा छल कपट करना, ये किस में आता है, 25 में आता है। फ्रॉड या ऐसा भी होता है, आप देखते होंगे कॉल आती है मोबाइल पे कि आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए जाएंगे, आप इतने पैसे जमा कर दो, आपकी इतने की लॉटरी लग गई है। ठीक है दोस्तों, ये होता है फ्रॉड। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 28, कूटकरण ओब्लिक नकली यानी कि काउंटरफीट। दोस्तों इस काउंटरफीट का मतलब होता है नकली यानी कि जाली कोई भी चीज़ तैयार करना, जाली चीज़ तैयार करना। जैसे आप देखते हैं मार्केट में अमूल का दूध बिक रहा है, आप देख सकते हैं मार्केट में फेयर एंड लवली बिक रही है, तो माल अपना तैयार किया, लेकिन जो बाहर का कवर है वो अमूल दूध का तैयार किया और उसमें दूध पैक कर दिया और भेज दिया। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, नकली हो जाता है, यानी कि कूटकरण यानी कि काउंटरफीट कहलाता है। और कौन सी धारा लगती है उस व्यक्ति के ऊपर, ऐसा करने वाले पर, सेक्शन 28। नेक्स्ट सेक्शन 29, डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज, दस्तावेजों से संबंधित जो जानकारी दी जाती है वो किस में है, सारी की सारी सेक्शन यानी कि धारा 29 में है। और 29A में आ जाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख, जहाँ पे लेखा पढ़ी का कार्रवाई होती है, जहाँ पे सब कुछ लिखा जाता है, रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 30 में क्या होता है दोस्तों, मूल्यवान प्रतिभूति यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और सेक्शन 31 में ए विल, इच्छा, एक विल दोस्तों। सेक्शन 32 वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशंस यानी कि कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। कहने का मतलब है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस, ऐसे अवैध कार्य जिससे किसी अन्य को हानि हो, ऐसे अवैध कार्यों को करने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द, ये किस में आते हैं दोस्तों, आर्टिकल 32 में, यानी कि सेक्शन 32 में, धारा 32 में दोस्तों, आर्टिकल नहीं सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन 33 धारा 33 एक्ट यानी कि ओमिशन, कार्य यानी कि लोप। ओके दोस्तों, सेक्शन 35 यानी कि आईपीसी की धारा 35 में क्या लागू होता है, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। ऐसा कोई कार्य उसे आपराधिक इसलिए समझा जाता है क्योंकि वो जो कार्य किया गया था वो जानबूझकर आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया था। आशय यानी कि उसका लक्ष्य ही यही था कि वो इस आपराधिक कार्य को किया जाए, यानी कि व्हेन ए सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, यानी कि उस व्यक्ति की, कार्य करने वाले व्यक्ति की जो इंटेंशन थी, उसका आशय ही यही था कि सामने वाले के ऊपर आपराधिक कार्य किया जाए। ठीक है दोस्तों, उसको हानि पहुंचाई जाए। तो उसमें कौन सी धारा लगती है, सेक्शन 35। ओके, सेक्शन 39 वॉलंटरी यानी कि स्वेच्छा से किया गया कार्य। नेक्स्ट सेक्शन 40 ऑफेंस यानी कि अपराधों का वर्णन। सेक्शन 41 स्पेशल लॉ विशेष विधि कानून, विशेष कानून जो होते हैं वो किस में आते हैं, सेक्शन 41 में आते हैं। सेक्शन 42 लोकल लॉ स्थानीय विधि। सेक्शन 43 इलीगल लीगली बाउंड टू डू यानी कि अवैध, करने के लिए वैध रूप से आबंध, लीगली बाउंड टू डू, किसी कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबंध, यानी कि कानूनी रूप से वो बंधा हुआ व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट
इंजरी, सती से संबंधित यानी कि इंजरी से संबंधित कोई भी जो सेक्शन है, कोई भी जो कार्य है वो किस सेक्शन में आते हैं? सेक्शन 44 में। सेक्शन 45 लाइफ यानी कि जीवन से संबंधित मैटर्स है इसमें दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन 46 डेथ, मृत्यु। सेक्शन 47 एनिमल, जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है। सेक्शन 48 वेसल यानी कि जलयान से संबंधित है। सेक्शन 49 ईयर, मंथ, वर्ष और मास का पूरी जानकारी दी गई है। सेक्शन 50 इसमें दोस्तों खुद ही धाराओं के बारे में बताया गया है। सेक्शन 51 ओथ यानी कि शपथ के बारे में वर्णन है किसमें? सेक्शन 51 में। सेक्शन 52 गुड फेथ यानी कि सद्भावना पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं। और 52 का ए जो है हार्बर यानी कि संशय। दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 समाप्त होता है और चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चैप्टर 3 इसमें क्या है? दंडों के विषय में, यानी कि आईपीसी की जो धारा है ऑफ, जस्ट ए मिनट, हाँ जी, दंडों के विषय में इंडियन पैनल कोड ऑफ पुनिशमेंट्स। क्या है? इंडियन पैनल कोड ऑफ पुनिशमेंट्स। तो सेक्शन 53 में क्या है? पुनिशमेंट्स यानी कि दंड। और 53 का ए है दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन यानी कि निर्वसन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। उसके बाद आता है सेक्शन 63 अमाउंट ऑफ फाइन, जुर्माने की रकम। भाई दंडों के विषय में बताया, जब दंड दिया जाएगा तो जुर्माना जो लगेगा उसकी रकम क्या होगी, उसके लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा जुर्माना देने वाले को। तो ये किसमें बताया गया है? सेक्शन 63 में। सेक्शन 64 जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो उसका कारावास यानी कि उसे जो जेल होगी उसका दंडादेश यानी कि दंड देने का आदेश किस में है? सेक्शन 64 में। सेक्शन 71 यानी कि धारा 71। दोस्तों ये क्या है? लिमिट ऑफ पुनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेज। सेवरल ऑफेंसेज यानी कि बहुत सारे अपराध, यानी कि कई अपराधों के मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। भाई एक व्यक्ति है, उसने कई अपराध कर दिए हैं, तो कई अपराध करने वाला व्यक्ति तो एक ही है ना, तो वो जो अपराधी है कई अपराध से मिलकर बने अपराध के लिए जो उसकी दंड की अवधि है वो कितनी होगी? एक अपराध के लिए इतनी दंड की अवधि, दूसरे के लिए इतनी। अभी उसने 5-6 इकट्ठे कर दिए हैं। मान लो एक अपराध के लिए 2 साल, दूसरे के लिए 3 साल, चौथे के लिए 1 साल, पांचवें के लिए 6 साल, कुल मिला के हो गए 17 साल मान लो। लेकिन अगर ये अलग अलग समय में किए होते हैं अपराध तो अलग अलग इसी हिसाब से दंड मिलता। लेकिन उसने अगर ये सारे अपराध एक ही समय में कर दिए हैं, कई अपराध को इकट्ठा कर दिया है, तो उसे कितना दंड दिया जाएगा? ये किसमें है? सेक्शन 71 में बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों चैप्टर 3 हमारा समाप्त होता है, चैप्टर 4 यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि सामान्य अपवाद, जनरल एक्सेप्शन। ओके, जनरल एक्सेप्शंस। इसमें स्टार्ट होता है सेक्शन 80 से, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। सेक्शन 80 धारा 80 एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, यानी कि कोई कार्य किया जा रहा है विधिपूर्ण कानूनी तरीके से किया जा रहा है और उसमें अगर दुर्घटना हो जाती है करने वाले के किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसके ऊपर सेक्शन कौन सा लगेगा? 80 के अनुसार। 80 में दिया है। 82 में क्या दिया है? 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य है। 7 वर्ष से कम कोई बच्चा है और उसके द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है दोस्तों, तो उसके लिए कौन सी सजा होगी, उसके लिए क्या कार्रवाई होगी, उसके लिए कौन सी धाराएं लगेगी, ये सब जानकारी किस में दी गई है? सेक्शन 82 में दी गई है। सेक्शन 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य है। ऐसा कोई बच्चा जो कि 7 वर्ष से अधिक उम्र है लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र है, उसके द्वारा अगर कोई ऐसा आपराधिक कार्य कर दिया जाता है तो उसके लिए कौन सा एक्ट और उसके लिए कितनी सज़ा होगी, इसका वर्णन किस में है? सेक्शन 83 में है। सेक्शन 93 दोस्तों सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना, यानी कि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ।
सद्भावनापूर्ण दी गई संसूचना, ऐसी सूचना जो कि किसी के भले के लिए, किसी के सद्भावना के लिए, किसी के हित के लिए दी जाती है दोस्तों, उसमें कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 93 लगता है। सेक्शन 94, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके द्वारा कोई कार्य कर दिया गया गलत, लेकिन उसने ये जो कार्य किया है वो धमकी, यानी कि उसको डराया गया है, धमकाया गया है, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया है, उसको थ्रेट्स, धमकी दी गई है, तब उसने अगर कोई आपराधिक कार्य किया है तो वो किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 94। सेक्शन 95, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। भाई, तुच्छ अपहानि, एक्टिंग केजिंग स्लाइट हार्म ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दोस्तों, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, तुच्छ क्या होता है? बहुत निम्न क्वालिटी का, ठीक है, ऐसा कार्य है जो कि तुच्छ अपहानि, हानि पहुंचाने के लिए कार्य किया गया है, तो वो किस में आता है? सेक्शन 95 में आता है। सेक्शन 96, निजी प्रतिरक्षा में दी गई बातें, यानी कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। भाई, अपनी खुद की प्रतिरक्षा के लिए हम अगर किसी के खिलाफ अपनी खुद की प्रतिरक्षा करते हैं, खुद की रक्षा करते हैं, तो उससे संबंधित जो मैटर्स होते हैं, उससे संबंधित जो वर्क किए जाते हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं सेक्शन 96 में, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 97। सेक्शन 97 क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि शरीर तथा संपत्ति पर निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, और जो हमारी संपत्ति है दोस्तों, इस पर निजी प्रतिरक्षा यानी कि खुद की रक्षा का अधिकार है हमारा, और ये किस में आता है? सेक्शन 97 में आता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 समाप्त और चैप्टर 5 शुरू हो जाता है। चैप्टर 5 में क्या है? दुष्प्रेरण, बहकाव, उकसाव के विषय में, यानी कि इंडियन पेनल कोड ऑफ अबेटमेंट, इंडियन पेनल कोड ऑफ अबेटमेंट, यानी कि दुष्प्रेरण, बहकाव, उकसाव। अब ये होता क्या है? दुष्प्रेरण यानी कि गलत प्रेरणा देना किसी को, बहकाव यानी कि बहकाना, उकसाव यानी किसी गलत कार्य करने के लिए उकसाना। तो ये किस में आता है? चैप्टर 5 में आते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो धारा है, धारा 107 को देखते हैं। अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, यानी कि किसी बात का दुष्प्रेषण, दुष्प्रेषण प्रेरणा, किसी बात के विषय में गलत प्रेरणा देना, किस में आता है? सेक्शन 107 में। नेक्स्ट सेक्शन 108 है अबेटर, बहकाने वाला, दुष्प्रेरक। कोई बहका रहा है, मान लो आपको बहका रहा है, मैं बहका रहा हूँ मान लीजिए, तो मैं क्या हूँ? अबेटर हूँ, दुष्प्रेरक हूँ, यानी कि बहकाने वाला हूँ। और इसका वर्णन किसमें? सेक्शन 108 में है। सेक्शन 108 का ए है दोस्तों, क्या है? भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरक, उकसाने वाला। दोस्तों, ऐसा कोई अपराध जो भारत के बाहर किया जा रहा है, लेकिन जो उकसाने वाला है, जो दुष्प्रेरक है, वो हमारे देश में, भारत में बैठ के किसी कहीं बाहर व्यक्ति को उकसा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी एक्ट लगेगी, कौन सा धारा लगेगी, कौन सा सेक्शन लगेगा? 108 का कै ए, ठीक है। अबेटमेंट इन इंडियन ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। ओके, अभी सेक्शन 114, वह अपराध किया जाता है जो बहकाने वाला उपस्थित होता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए मैंने आपको बहकाया किसी कार्य को करने के लिए, और आपने वो अपराध कर दिया, और वहाँ मैं प्रेजेंट भी हूँ, मैं बहकाने वाला हूँ और वहाँ मैं प्रेजेंट भी हूँ, तो सेक्शन कौन सा लगेगा? 114 लगेगा। कहने का मतलब अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कॉमिटेड, बहकाने वाला प्रेजेंट हो जब जो ऑफेंस है, अपराध है, किया जा रहा हो। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 119, धारा 119 में दोस्तों क्या है? किसी ऐसे अपराध के लिए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य था। लोक सेवक, लोक सेवक यानी कि जो व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है, सरकारी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट, काउंसिलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस व्हेन इट इज हिज ड्यूटी, जब उसकी ड्यूटी है उसे बचाना, प्रिवेंट करना, और फिर भी उसने, लोक सेवक ने क्या किया है? अपराध को करने में हेल्प किया, अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया,
ठीक है भाई, लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट है उसने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, किसको, अपराध को रोकने में, तो कौन सी लगती है, सेक्शन 119 है। यदि अपराध कर दिया जाए, यदि अपराध मृत्यु आदि से दंडनीय है, यदि अपराध नहीं किया जाए, यानी कि अपराध किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन जो लोक सेवक है उसके द्वारा छिपाया गया, उसके द्वारा उस अपराध की जो जानकारी है उसको छिपाया जाना, ये किस में आता है, सेक्शन 119 में आता है। नेक्स्ट सेक्शन 120, धारा 120 दोस्तों, इसमें क्या है, कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। कारावास से दंडनीय अपराध जो मिलेगा उसकी जो परिकल्पना है उसकी जानकारी ना देना, किसके द्वारा, लोक सेवक के द्वारा। नेक्स्ट, यदि अपराध कर दिया जाए, यदि अपराध नहीं किया जाए, या चाहे अपराध हो गया हो चाहे अपराध होने वाला हो, अभी किया नहीं है, और जो कारावास से संबंधित जो दंडनीय अपराध करने की जो परिकल्पना है उसको छिपा लिया जाता है लोक सेवक के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र 120 कै के अंदर क्या आता है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, और 120 ख में आता है आपराधिक षड्यंत्र का दंड क्या होगा। ऐसा षड्यंत्र रचा जाना, यानी कि कॉन्स्पिरेसी जो होती है, ऐसी कॉन्स्पिरेसी की जानी, ऐसा षड्यंत्र रचा जाना जिसके द्वारा किसी अन्य को हानि हो सके, तो उसके लिए दंड क्या होगा, वो है 120 ख में। और उस षड्यंत्र जो रचा गया है उसकी जो परिभाषा है वो किस में दोस्तों, 120 क में है। दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 खत्म होता है और चैप्टर 6 शुरू हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, हम टोटली सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हीं को ही कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, इसको कवर करने से पहले मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। बड़े कमाल की बात, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अजीब दस्तूर है जमाने का, अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी यादें दिल में रखते हैं। वेरी बैड, बहुत गलत बात है। अच्छी यादें तो पेन ड्राइव में रख के और उसे कहाँ डाल देते हैं, सेल्फ में, अलमीरा में डाल देते हैं। पता नहीं कभी पेन ड्राइव सामने आएगा तो उन यादों को खोला जाएगा। लेकिन जो बुरी यादें होती हैं ना, उनको हम दिल में रखते हैं हमेशा और जलते रहते हैं, कटते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। अच्छी यादों को हमें पास रखना है, बुरी यादों को भूल जाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके, सेक्शन 124 को कवर करते हैं। उससे पहले जानते हैं चैप्टर 6 में है क्या। देखिए, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, भाई राज्य है उसके विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं, यानी कि इंडियन पैनल कोड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, क्या है, इंडियन पैनल कोड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो इसमें सेक्शन 124 आता है दोस्तों। क्या है इसमें, देखिए, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोपित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। ठीक है दोस्तों, जो राज्यपाल है, जो राष्ट्रपति है, उनके ऊपर अगर हमला किया जाता है तो ये किस में आता है, धारा 124 में। और धारा 124A में क्या आता है, राजद्रोह। राजद्रोह क्या होता है, सबसे बड़ा अपराध है दोस्तों, राजद्रोह। राजद्रोह की जो दंड होता है, पुराने ज़माने में क्या होता था, मृत्यु दंड दिया जाता था पुराने ज़माने में। और आजकल क्या है, आजकल तो तिरंगा पहनाया हुआ है, कहाँ पे, लाल किला पे, उसको भी उतार के और किसी अन्य धर्म का, जो हमारे देश के बहुत सारे धर्म हैं, रेस्पेक्टेड धर्म हैं, उनमें से किसी एक धर्म का वहाँ पे झंडा फहरा देना, उसको भी राजद्रोह नहीं माना जा रहा। क्यों नहीं माना जा रहा, क्योंकि कुछ जो आपराधिक बुद्धि वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट गलत है और ये जो राजद्रोह करने वाला व्यक्ति है ये सही है। और वही लोग पब्लिक को लेके खड़े हो जाते हैं संसद भवन में, राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ, संसद भवन के चारों तरफ, बोलते हैं कि इनको गिरफ्तार मत करो, नहीं छोड़ दो। ठीक है, तब गवर्नमेंट करे क्या ना करे कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये राजद्रोह से संबंधित जो है 124 को याद रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 7 दोस्तों, चैप्टर 7 के अंदर क्या आता है, इसमें है सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। देखिए, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक,
भाई सैनिक सेना का, आर्मी का, नौसैनिक नेवी का, और वायुसैनिक एयरफोर्स का। सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रत्येक चिन्ह धारण करना। कहने का मतलब यह है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो ड्रेसेस है, उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनकी जो बेल्ट है, उनकी जो कैप है, उनके जो टाइटल्स हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं, उनके जो स्टार्स हैं, उनको किसी अन्य सिविलियन के द्वारा पहना जाना, जो कि उसको लागू नहीं है। भाई जिसको लागू है वही पहनेगा, इसके अलावा अगर कोई और पहनता है तो उसके ऊपर धारा 140 लगेगी, सेक्शन 140 लगेगा, आईपीसी की धारा। ओके दोस्तों, इंडियन पेनल कोड की धारा 140 लगेगी उसके ऊपर। नेक्स्ट अगला चैप्टर दोस्तों, चैप्टर 8, इसमें क्या है, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, यानी कि इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसिक्यूटी। ओके भाई, इंग्लिश की प्रॉब्लम आपको हो ना हो, मुझे तो है। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, यानी कि ऐसा अपराध जो कि सार्वजनिक आम पब्लिक की शांति को भंग करता हो, वो किस में आता है, चैप्टर 8 में आता है। और चैप्टर 8 में धाराएं कौन कौन सी हैं, धारा 141 को देखते हैं पहले। विधि विरुद्ध जनसमूह, अनलॉफुल असेंबली। कहने का मतलब है जनसमूह, लोगों का एक ऐसा समूह जो कि विधि विरुद्ध, कानून के विरुद्ध कार्य करने के लिए सामने आता है। ठीक है दोस्तों, तो उनके ऊपर सेक्शन 141 लगेगा। कुछ लोग इकट्ठा होकर और गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी वर्क करते हैं आम पब्लिक के रूप में, तो उसके ऊपर सेक्शन 141 लगेगा। नेक्स्ट सेक्शन 142 में क्या आएगा, विधि विरुद्ध जनसमूह का सदस्य होना। देखिए, ऐसा जनसमूह जो कि कानून के विरुद्ध इकट्ठा हुआ है, कानून के खिलाफ बगैर परमिशन से इकट्ठा हुआ है कोई गैर कानूनी कार्य करने के लिए, और उस जनसमूह के आप या मैं सदस्य हैं मान लीजिए, तो मेरे ऊपर जो धारा लगेगी सेक्शन 142 लगेगा। ओके, सेक्शन 143, गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य होने के नाते दंड। अभी भाई गैर कानूनी जो जनसमूह है उसका आप सदस्य हो या मैं हूं, तो जब मुझे पकड़ लिया जाएगा तो दंड कौन सा मिलेगा मुझे, तो वो दिया गया है सेक्शन 143 में। किसमें, सेक्शन 143 में। नेक्स्ट सेक्शन 144, घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होना। यानी कि घातक आयुध, हथियार के साथ, गोलों के साथ, बम बारूद के साथ, आप अपने आप में उन चीज़ों को सबको धारण करके और जो कानून के विरुद्ध जनसमूह इकट्ठा हुआ है उसमें आप शामिल हो जाते हैं, तो आपके ऊपर यानी कि मेरे ऊपर जो धारा लगेगी कौन सी लगेगी, सेक्शन 144 लगेगी। घातक हथियार, आयुध का मतलब यही है। सेक्शन 145 दोस्तों, सेक्शन 145 में आता है, किसी विधि विरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने पर समादेश दिया गया में जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। देखिए, कोई ऐसा विधि विरुद्ध, कानून के विरुद्ध इकट्ठा हुआ जनसमूह जिसे बिखर जाने का आदेश तो मिल गया है कि भाई आप लोग अलग अलग हो जाइए, आप लोग इकट्ठा मत रहिए, कानून का पालन कीजिए, फिर भी जानबूझकर उसमें शामिल रहना, अलग ना होना, उस जनसमूह को ना छोड़ना, तो ये सब होता है अगर, तो उस व्यक्ति के ऊपर कौन सी धारा लगेगी, 145। अभी देखिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके ऊपर 5, 7, 10 धाराएं इकट्ठी लग जाती हैं। भाई उसने गलत काम तो एक किया, धारा इतनी ज़्यादा कैसे लग गई? ये धारा इसी वजह से ज़्यादा लगती है। कैसे ज़्यादा लगती है? अभी आपने देखा 145 में क्या दे दिया कि आपको अगर आदेश मिला है अलग हो जाइए, तो आप अलग नहीं हो रहे हो, यानी कि मैं अलग नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, तो 145 लग गई। फिर दूसरी बात यह है कि मेरे पास आयुध थे, हथियार थे, गोला था, बम था, बंदूक थी, तो मेरे ऊपर 144 भी लग गई है। ठीक है, फिर 143 भी लग जाएगी क्योंकि मैं गैर कानूनी तरीके से उस जो जनसमूह है उसका सदस्य बना हूँ। फिर 142 भी लग जाएगी क्योंकि उसके अंदर मैं शामिल अपनी मर्जी से हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बहुत सी धाराएं लग जाती है, और जब मेरे से द्वारा अपराध कर दिया जाएगा तो अपराध करने के बाद में और 3-4 धाराएं लग जाएगी।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन 146 है उपद्रव करना, रॉयटिंग्स यानी कि इकट्ठा होकर के तोड़फोड़ करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों को मारना पीटना, उनके घरों के शीशे कांच ये तोड़ना, सरकारी संपत्ति को तहस नहस करना, उपद्रव करना, तो कौन सी धारा लग जाएगी? 146 लग जाएगी। नेक्स्ट 147 पुनिशमेंट फॉर रॉयटिंग। अब 146 तो क्या उपद्रव करना लगा यार, पुनिशमेंट फॉर रॉयटिंग। अब जो उपद्रव किया है, जो बलवा किया है आपने, जो इतना हंगामा किया है, उपद्रव किया है, उसके लिए जो दंड होगा वो 147 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 147 में आ जाएगा। नेक्स्ट 148 है रॉयटिंग आर्मर्ड विद डेडली वेपन्स, यानी कि घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना। अब ये उपद्रव जो किया जा रहा है आपके द्वारा, मेरे द्वारा, वो घातक आयुध यानी कि हथियारों से लैस होकर के वो उपद्रव किया जा रहा है, तो कौन सी लग जाएगी? 148 लग जाएगी। 152 लोक सेवक के उपद्रव ओब्लिक दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना। दोस्तों लोक सेवक है, पुलिस है, वो क्या कर रही है? उपद्रव या दंगों को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? उन पुलिस वालों के ऊपर ही हमला कर रहा हूं, उनको जो उपद्रव है दबाने का हेल्प ही नहीं होने दे रहा हूं, उनके ऊपर ही बम फेंक रहा हूं, उनके ऊपर ही पत्थर फेंक रहा हूं, उनके ऊपर ही डंडे बरसा रहा हूं। ठीक है, किसके ऊपर? लोक सेवक के ऊपर मैं ऐसा कर रहा हूं, मान लो, तो मेरे ऊपर 152 भी सेक्शन लग जाएगी। कौन सी लग जाएगी? 152 भी सेक्शन लग जाएगी। नेक्स्ट 153 सेक्शन 153 उपद्रव कराने के आशय से बेहुदगी को प्रकोपित करना, यानी कि ऐसा आशय जिससे उपद्रव हो। मान लो 15-20 लोगों को इकट्ठा किया है, अभी मैंने क्या है? उनसे उपद्रव कराना है। मेरा क्या आशय है? मैंने उन लोगों से उपद्रव कराना है, और इतना भयंकर बेहुदगी यानी कि लाज लज्जा शर्म हया सबको छोड़ के देश की इज्जत को एक साइड में ताक पर रख के और मैंने ये सब कार्रवाई करानी है। ठीक है, यानी कि उपद्रव कराने के आशय से बेहुदगी से प्रकोपित करना, तो इसके ऊपर कौन सी लग जाएगी? 153 लग जाएगी। और 153 क्या क्या है? धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्मस्थान, निवास स्थान आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संवर्धन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का वाले कार्य करना। कहने का मतलब यह है कि भाई धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्मस्थान, देखते हैं ना जो उपद्रव होते हैं धर्म, भाषा, जाति के आधार पर बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी जो दंगे कराने वाला है, जो दंगे किए जा रहे हैं, वो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर हो रहा है। विभिन्न समूहों के बीच में शत्रुता का भाव फैलाना है, तो ये कौन सी धारा आ जाती है? 153 कै, यानी कि सेक्शन 153 ए। नेक्स्ट सेक्शन 159 अफेरी, दंगा, दंगा करना, अफेरी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 160 उपद्रव करने के लिए दंड। भाई इतना जो उपद्रव हुआ है अभी, उसके लिए दंड भी तो होगा कुछ ना कुछ, तो वो किस में आता है? 160 में आता है। ठीक है, ये जो रॉयटिंग्स हुए हैं 146 में देखा आपने, और पुनिशमेंट मिल गया आपको किसको? रॉयटिंग से करने के लिए। उसके बाद में जो आयुध, घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव किया है, इनसे संबंधित जो अभी पुनिशमेंट मिलने वाला है, तो उसके लिए भी रेडी रहेगा कौन? अपराधी। और वो कौन सी आईपीसी लगाई जाएगी उस भाई साहब के ऊपर? 160 लगाई जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर 9 शुरू हो जाता है यहाँ पर हमारा। इसमें क्या है? इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, यानी कि लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। अभी किसने अपराध कर दिया है? लोक सेवकों ने कर दिया है। या उनसे संबंधित जो अपराध है वो किस में आते हैं? चैप्टर 9 में आते हैं। चैप्टर 9 की अंदर आती है सेक्शन 167 धारा 167। इसको देखते हैं। लोक सेवक जो सती कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। भाई अशुद्ध दस्तावेज कहने का मतलब है गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं। आप पिक्चरों में देखते होंगे, कई बार ऐसा हो जाता है पुलिस वाला भी गलत डॉक्यूमेंट दे देता है। ठीक है,
कि भाई इस अपराधी ने ये कार्रवाई की है, एक्चुअल में उसने अपराधी ने वो अपराध किया ही नहीं, वो बेचारा अपराधी है ही नहीं, लेकिन गलत डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं, प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, किसके द्वारा? लोक सेवक के द्वारा। तो इसमें कौन सी धारा लगेगी? 167 लगेगी। नेक्स्ट, लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग ए ट्रेड। जो पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक जो है, वो कानून के विरुद्ध जो कार्य करता है, तो 168 धारा उसके ऊपर लगेगी, सेक्शन 168। नेक्स्ट, सेक्शन 171 दोस्तों, इसमें क्या है? अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित। और सेक्शन 171 का बी क्या है? रिश्वत, जो घूस वगैरह ली जाती है। पुलिस वाले भाई साहब लाखों में एक दो ऐसे भी होते हैं जो रिश्वत लेते हैं, आपने न्यूज़ वगैरह पे देखा होगा। 177 सी, निर्वाचनों के असमक असर डालना, यानी कि अनड्यूड इन्फ्लुएंस एन इलेक्शन। जो इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, उस समय गलत प्रभाव डालना। ओके। 171 डी क्या है? निर्वाचनों में प्रतिरूपण, यानी कि पर्सनेशन एट इलेक्शंस, प्रतिरूपण, गलत व्यक्तियों का प्रवेश करवाना। 171 ई क्या है? रिश्वत के लिए दंड। 171 एफ क्या है? निर्वाचनों में ऐसे में असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। अभी जो उसने प्रतिरूपण डाला था उसके लिए क्या दंड मिलेगा? 171 का जी क्या है? निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन, जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में जो मिथ्या झूठे कथन कहे जाते हैं। नेक्स्ट, 171 का एच क्या है? निर्वाचन के सिलसिले में अवैध समुदाय, यानी कि इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। समुदाय यानी कि पैसे से संबंधित। ओके। और 171 का आई क्या है? निर्वाचन लेखा रखने में असफलता, फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स। जो इलेक्शन हुए हैं, निर्वाचन हुआ है, उसके संबंधित जो लेखा जोखा होना चाहिए उसे रखने में असफलता, गलत डॉक्यूमेंट को तैयार करना। नेक्स्ट दोस्तों, चैप्टर हमारा 9 का ए यहाँ पे शुरू हो जाता है, चुनाव संबंधी अपराध। कौन से? इंडियन पैनल कोड ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। ठीक है दोस्तों। तो 177 में क्या आता है? झूठी सूचना देना, गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन देना दोस्तों। नेक्स्ट 180, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। दोस्तों, जो किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है, उसका जो डॉक्यूमेंट अभी पुलिस तैयार करती है, वो जो कथन उसने तैयार किया है, उसके ऊपर व्यक्ति को पता है उसने एक गलत कार्य की है, लेकिन फिर भी वो उस कथन के ऊपर साइन नहीं करता है। अगर साइन नहीं करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 180 लग जाएगी। कौन सी? 180 लग जाएगी। नेक्स्ट 186, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस, यानी कि दोस्तों लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना। देखो जस्ट ए मिनट, हाँ जी, लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना। जो लोक सेवक होता है, पब्लिक सर्वेंट जो होता है, उसके द्वारा जो कार्य किए जाने हैं उन कार्यों में बाधा डालना, तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? 186 लगेगा। नेक्स्ट 188 में आता है दोस्तों, लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, यानी कि डिसओबीडियंस टू ऑर्डर डली प्रोमोगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। जो आदेश दिया जाता है, सरकारी रूप से जो आदेश दिया जाता है व्यक्ति को करने के लिए, उसकी जो अवज्ञा की जाती है, उसके ऊपर सेक्शन कौन सा लगेगा? 188। 189, थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट। जो सरकारी कर्मचारी है, अब उसको धमकी दी जा रही है। कैसी धमकी? कि भाई उसको क्षति पहुंचाई जाएगी, उसको हानि पहुंचाई जाएगी, ऐसी धमकी अगर दी जाती है तो 189 सेक्शन लगता है उस धमकी देने वाले के ऊपर। ओके दोस्तों, यहां पर हमारा चैप्टर 11 शुरू हो जाता है। कौन सा? चैप्टर 11। क्या इसमें? इंडियन पैनल कोड ऑफ फ्लैश एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस।
यानी कि झूठा साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। कौन सा? झूठा साक्ष्य है और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेते हैं। कैसे? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि क्या? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। बहुत ही जबरदस्त बात कही है भाई। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर साहस है ना, तो कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, आप उसको बहुत छोटा साबित कर दोगे। ठीक है? आपका जो साहस है ना, उस मुसीबत के आगे पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह खड़ा होगा। कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है जो आपके साहस से बड़ी हो, आपके साहस से सब छोटे हैं। ठीक है दोस्तों? ओके। और इसी साहस के साथ आगे बढ़ते रहिए। कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं है, बस दिल को मजबूत रखिए, छोटा मत कीजिए। ओके, तो सेक्शन 191 को देखते हैं। देखिए, झूठा साक्ष्य देना। अभी मान लीजिए मैंने कोई गलत कार्य कर दिया है, या मान लीजिए मैंने कोई गलत कार्य किया ही नहीं है, या मान लीजिए मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया है और जिसने झगड़ा किया था उसकी कोई गलती नहीं थी, मेरी पूरी गलती थी। किसकी गलती थी? मेरी थी। और मैं अभी गया थाने में और ले जाकर झूठा साक्ष्य दे दिया कि भाई उस व्यक्ति ने मेरे लड़के को मारा, मेरी वाइफ को मारा, मेरे बच्चों को मारा, ये किया वो किया। और जब मारपीट हुई तो उस समय उसका लड़का था, उसकी लड़की थी, उसकी भाई था, उसका पप्पा था, उसकी बहन थी, सारा परिवार था इकट्ठा। और एक्चुअल घटना क्या थी कि वहाँ पे कोई नहीं था, ना ही कुछ ऐसा हुआ, लेकिन झूठा ले जाकर के साक्ष्य दे दिया। ठीक है दोस्तों? तो ये क्या है? गिविंग फॉल्स एविडेंस। उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? उस व्यक्ति पर 191 लगेगी। कौन सी? 191 लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट है 192 में क्या है? झूठा साक्ष्य गढ़ना। भाई झूठा साक्ष्य गढ़ा जा रहा है, झूठा सबूत बनाया जा रहा है। कैसे? देखिए, जब दो वर्गों के बीच में लड़ाई हुई, एक तो मैं और दूसरा सामने वाला वर्ग। सामने वाले वर्ग ने हमसे सिर्फ कहा सुनी हुई थी, लेकिन मैंने जाकर रिपोर्ट लगा दी कि उनके पास तो रिवॉल्वर थी, पिस्टल थी, तलवार निकाल के लेके आ गए थे हमें मारने के लिए। ये देखो मेरा हाथ भी कट गया। एक्चुअली में वो मेरा हाथ कैसे कटा है? क्योंकि मैंने जानबूझकर उसके ऊपर ब्लेड मारा, इसलिए कटा है। एक्चुअली मेरा दांत किस लिए टूटा है? क्योंकि मैंने उसको उखाड़ दिया है ज़बरदस्ती। और मैंने झूठा क्या साक्ष्य गढ़ रहा हूँ कि भाई साहब उन्होंने मेरे दांत तोड़ दिए। तो इस तरह की कार्रवाई के ऊपर 192 लगेगी। कौन सी? सेक्शन 192। नेक्स्ट सेक्शन 201। सेक्शन 201 में क्या आता है दोस्तों? अपराध के साक्ष्य का विलोपन। विलोपन गायब करना, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना। भाई अपराध के साक्ष्य का विलोपन, विलोप होता है गायब कर देना, मिटा देना। जो अपराध के सबूत है अगर उनको मिटाया जा रहा है, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी, उसको अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी अगर दी जाती है, तो उसके ऊपर सेक्शन 201 लगता है। ठीक है दोस्तों? सेक्शन 203, किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। भाई कोई अपराध किया है उसके बारे में झूठी जानकारी देना। गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कॉमिटेड। कोई मिथ्या अपराध हुआ है, मिथ्या जानकारी दी जा रही है, किसके विषय में? अपराध के विषय में। जैसे कि देखिए, मैं दौड़ता दौड़ता गया पुलिस थाने में कि भाई श्रीमान जी ऐसे ऐसे करके हमारा झगड़ा हुआ था, और वहाँ पे वो लोग पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया था, ठीक है, हमें मारने पीटने के लिए। मैं तो बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया। उनके पूरे रिश्तेदार आ गए थे, रिश्तेदारों की गाड़ियाँ भर के आ गई थी। बोले कौन कौन आया था? उसका ये था, उसका जीजा था, उसका साड़ा था, ये था, वो था। तो ये सब क्या है? मिथ्या जानकारी दी जा रही है अपराध के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट। या फिर इस हिसाब से भी हो सकता है, ये तो मैंने अपने ऊपर बता दिया। या फिर दूसरी अपराध के विषय में मिथ्या जानकारी कैसे है दोस्तों? मान लीजिए आपके पड़ोस में दो पड़ोसियों का झगड़ा हो गया, बस झगड़ा हो गया, बात वहीं पे खत्म हो गई, कोई झगड़ा आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मैंने उठा के फ़ोन मिला दिया पुलिस थाने में कि श्रीमान जी ऐसे ऐसे गांव फलाना सिंह और उसमें ऐसे ऐसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया है और उनका खून खराबा चल रहा है, जल्दी आ जाइए। समझ गए ना? पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया। तो ये है अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना, जानकारी देना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन 204। इसमें दोस्तों साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना, निवारित करने के लिए उसे नष्ट कर देना।
भाई साक्ष्य के रूप में जो किसी जो दस्तावेज था, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख था, कैसा भी था, डॉक्यूमेंट था, उसको निवारित करने के लिए उसको नष्ट कर देना, उसको खत्म कर देना, तो उसके ऊपर कौन सी धारा आ जाएगी? धारा 204, सेक्शन 204। नेक्स्ट सेक्शन 211। सेक्शन 211 में दोस्तों, सती करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप। भाई मेरा इरादा है आपको नुकसान पहुंचाना, उसी के आशय से अपराध का झूठा आरोप लगा देना। जैसे कि आपका सिलेक्शन हो गया हरियाणा पुलिस में एसआई के रूप में, क्या हो गया? आपका सिलेक्शन हो गया है हरियाणा पुलिस में एसआई के रूप में, और आप मेरे पड़ोसी हो और मैं आपको से चिढ़ता हूँ। देखिए, मैं रेस्पेक्टेड बबीता मैम की एक बात बताता हूँ आपको। उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहन को, ठीक है दोस्तों, आपके सगे संबंधियों को। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा? आपके पड़ोसी को। भाई बुरा नहीं मानना भाई, सच्ची बात है, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ बबीता मैम से, उन्होंने एक वीडियो में ऐसा बताया था, ठीक है। तो भाई सबसे ज़्यादा दुख होता है पड़ोसियों को। तो जब पड़ोसी को दुख होगा तो आपको सती पहुँचाना चाहेंगे, ठीक है। सती करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप लगाना, कि बोलेंगे क्या, जाके थाने में रिपोर्ट लिखा देंगे कि भाई इसने उठा के हमारी छोटे बच्चे को और कुएं में डालने की कोशिश की, या हमारे छोटे बच्चे की टांग तोड़ने की कोशिश की, या हमारे छोटे बच्चे का अपहरण करने का कोशिश किया, या फलाने फलाने की लड़की को छेड़ दिया। समझ गया ना सारी बात, और बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों, अब सती करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप लगाया जाता है, तब कौन सी धारा लगती है? 211। ओके, 212, अपराधी को संशय देना, यानी कि कोई अपराधी अपराध करके आया है, उसको अपने घर में शरण देना, ठीक है दोस्तों। ये कौन, उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी ऐसा करने पर? 212। नेक्स्ट 216। 216 में है दोस्तों, ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। अभिरक्षा यानी कि ऐसा अपराधी जो पुलिस से बच करके भाग गया है, निकल भागा है, या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, या ऐसा अपराधी जिसको पकड़ने का गवर्नमेंट ने आदेश दिया है, लेकिन उस अपराधी को उठा के मैंने अपने घर में छिपा लिया, उसको अपने घर में शरण दे ली, तो उस अपराधी पे जो कार्रवाई होगी, लेकिन मेरे ऊपर भी 216 नंबर धारा लग जाएगी। कौन सी लग जाएगी? 216 नंबर धारा लग जाएगी, साथ साथ में 212 नंबर भी धारा लग जाएगी। नेक्स्ट 216 का क्या है? लुटेरों या डाकू को संशय देने के लिए शास्ति। भाई लुटेरों डाकुओं को संशय अगर हम देंगे, शरण देंगे, ठीक है, तो हमारे ऊपर कौन सी लगेगी? 216 कै लगेगी। 216 कै दोस्तों इसी हिसाब से संशय की परिभाषा वगैरह दी गई है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर 12 स्टार्ट हो जाता है हमारा। चैप्टर 12 किससे संबंधित है? सिक्के तथा सरकारी स्टैंप से संबंधित अपराध। मतलब इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैंप्स, ठीक है। तो भाई इसके विषय में जो धारा स्टार्ट होती है 230 से शुरू होती है, देख लेते हैं इनको भी। हाँ जी, धारा 230 में क्या है? सिक्का की परिभाषा, कॉइन डिफाइंड, इंडियन कॉइन, यानी कि जो भारतीय सिक्का है उसकी क्या परिभाषा है वो दी गई है किसमें? धारा 230 में, सेक्शन 230 में। ओके, सेक्शन 231 है सिक्के का कूटकरण, यानी कि नकली बनाना, नकली जाली सिक्के बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में या घरों में अवैध रूप से। तो भाई ये जो जालीकरण है ना, तब लगेगी धारा 231। नेक्स्ट धारा 232, भारतीय सिक्के का कूटकरण। देखिए, अगर भारतीय सिक्के का कूटकरण होता है तो 232 लगेगी, या किसी भी देश के सिक्के का कूटकरण होता है अन्य तो 231 लगेगी। नेक्स्ट 255, सरकारी स्टैंप का कूटकरण। अभी सरकारी स्टैंप पेपर होते हैं, स्टैंप घोटाले का नाम सुना है ना आपने? स्टैंप घोटाला हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था शायद। तो भाई स्टैंप से संबंधित सरकारी स्टैंप का जो कूटकरण होता है, नकली तैयार किया जाता है, नकलीकरण जो होता है दोस्तों, उसमें कौन सी धारा लगती है? सेक्शन 255 लगता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया 13, माप और तोल से संबंधित अपराध। कौन से? माप और तोल से संबंधित अपराध, यानी कि दोस्तों इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स। समझ गए ना? ओके, धारा 264 को पढ़ते हैं। तोलने के लिए छोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। भाई छोटे उपकरण होते हैं तोलने के लिए, उनका कपटपूर्वक उपयोग, यानी कि उनकी सेटिंग को है ना थोड़ा दाएं बाएं कर देना।
अगर 1 किलो तोला जाएगा तो ग्राहक के पास में 950 या 920, 910, 900 ग्राम ही सामान जाए, 10, 20, 30, 50, 100 ग्राम का घोटाला हो जाए, तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? सेक्शन 264। नेक्स्ट, सेक्शन 265। दोस्तों सेक्शन 265 या कहीं धारा 265 क्या है? इसमें खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग। भाई खोटे बाट होते हैं, एक तो होता है ओरिजिनल बाट, जैसे 1 किलो का बाट है उसमें 1 किलो ही वजन रहेगा, लेकिन जो खोटे बाट होते हैं ना उसमें 1 किलो का बाट वो होता है, लेकिन उसमें वजन जो होता है ना वो 1 किलो से कम होता है, चाहे 50 ग्राम, चाहे 10 ग्राम, चाहे 100 ग्राम, 150 ग्राम तक भी होते हैं कम। जैसे ग्रामीण एरिया, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, लोगों को इतनी जानकारी होती नहीं है, तो वहाँ पे ये जो दुकानदार है इस तरह की कार्रवाई करते हैं, खोटे बाट वगैरह रखते हैं। तो इनका जो उपयोग करने वाला व्यक्ति हुआ उसके ऊपर जो सेक्शन है वो 265 लगेगा। कौन सा लगेगा? सेक्शन 265। नेक्स्ट, खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। देखिए खोटे बाट का इस्तेमाल कर रहा है तो 265, वो उसके पास है तो 266 और लग गई। अगर मान लो उपयोग नहीं कर रहा, इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसके पास खोटे बाट रखे हैं तो, या खोटे बाट या माप करने के जो बर्तन है वो रखे हैं तो भी 266 उसके ऊपर लग जाएगी। अगर उपयोग कर रहा है तो 266, 265 दोनों की दोनों उसके ऊपर लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अभी 267 कैसे लगेगी उस व्यक्ति पर? खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। अगर कोई व्यक्ति खोटे बाट बना रहा है, ठीक है, वो ये बना के खुद यूज कर रहा है या बना करके दूसरों को भी दे रहा है कि भाई तू भी यूज कर, दूसरा बढ़िया, दूसरा व्यक्ति, दूसरा दुकानदार, तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर 267 सेक्शन नंबर 267 लग जाएगी। ओके दोस्तों यहां पर हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 14, जिसमें धारा कौन सी है? 271। तो चैप्टर 14 में क्या है देखिए, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा आदि से संबंधित अपराध। लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा आदि से संबंधित अपराध, यानी कि इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंडेंट एंड मोरल। ठीक है, यानी कि लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा आदि से संबंधित जो अपराध होंगे वो सारे कवर होंगे किसमें? चैप्टर 14 में। ओके, इसमें धारा देखते हैं, धारा 271। धारा 271 में दोस्तों क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा। दोस्तों इस शब्द को यहां पढ़ेंगे क्वारंटाइन। क्वारंटाइन के जो नियम हैं उसकी अगर अवज्ञा की जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर जो धारा लगेगी, सेक्शन लगेगा, तो कौन सा लगेगा? 271 लगेगा। जैसे देखिए अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की वजह से क्वारंटाइन किया जाता है लोगों को, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सुविधा आदि प्रदान करने के लिए। लेकिन अगर वो क्वारंटाइन नहीं होता है, व्यक्ति अपने आप को कुछ समय के लिए सेफ नहीं रखता है, अपने आप को सुरक्षित नहीं रखता है, लोगों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने में अपने आप को भागी करता है, तो उसके ऊपर सेक्शन 271 लग जाएगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ अडल्ट्रेट ड्रग्स, यानी कि अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। भाई ऐसी दवाइयाँ जो कि मिक्स्ड है, जो कि स्वास्थ्य को खराब करती है, जो कि अन्य प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, साइड इफेक्ट्स क्रिएट करती है बॉडी के अंदर, या सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई दवाइयाँ हैं, इनको अगर वो कोई व्यक्ति बेचता है, सेल ऑफ अडल्ट्रेट ड्रग्स, तो भाई उसके ऊपर कौन सी लगेगी? धारा सेक्शन 275। नेक्स्ट, सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। उतावलेपन से, ओके, रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। भाई अगर आप सड़क के ऊपर जा रहे हो, पब्लिक वे है सड़क, और उसके ऊपर आप ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी इधर घुमा रहे हो, उधर घुमा रहे हो, गाड़ी तेज चला रहे हो, एकदम पीछे से ब्रेक मार दे रहे हो, यानी कि आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। आप तो ऐसा नहीं करेगा, मैं मेरे लिए मान लेता हूँ। मान लीजिए मैं नियमों का उल्लंघन कर रहा हूँ, तो मेरे भाई मेरे ऊपर सेक्शन 279 लग जाएगी। रैश ड्राइविंग के चक्कर में दारू पी के चला रहा हूँ, ठीक है, ओवर स्पीड चला रहा हूँ। ओके, सेक्शन 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। भाई
अडल्ट जो बुक्स होती हैं उनको बेचना, आप समझ गए होंगे बाकी। ओके, 292 का के, ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से अश्लील सामग्री प्रिंट करना। देखिए, किसी को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से उसके गलत फोटोज, गलत अवस्था में फोटोज इत्यादि निकाल लेना, खींच लेना, ठीक है, और उसको ब्लैकमेल करना, तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? उस ऐसे करने वाले व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 292 के लगेगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 293, यंग व्यक्ति को अश्लील वस्तु का विक्रय आदि। भाई मान लो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि जो जवान लड़के हैं, यंग, ठीक है, तरुण जिसको बोलते हैं, यंग जो लड़के हैं, उनको अगर मैं अश्लील पुस्तकें बेच रहा हूँ, ये देखो बेच रहा हूँ, ये देखो खरीदो, और उनको बहका रहा हूँ कि जो पढ़ाई है वो खराब हो रही है, उनके समाज के अंदर अनैतिकता आ रही है, तो मेरे के ऊपर कौन सी धारा लगेगी? 293 लगेगी। नेक्स्ट 294, अश्लील कार्य और गाने। भाई अश्लील गाने गाते हैं, मान लो गाने बनाते हैं और अश्लील वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है, अश्लील हरकतें की जाती है, तो 294 सेक्शन लग जाएगा। 294 का ए, लॉटरी कार्यालय रखना। आप सभी को पता है लॉटरी, जिसमें व्यक्ति लॉटरी खरीदता है कि भाई बाई चांस उसकी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, ऐसा सोचता है, तो जो लॉटरी कार्यालय होते हैं ना, तो वो भी अगर हम खोलते हैं तो 294 एक्ट लगता है, धारा लगती है, सेक्शन लगता है। इसके लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। लॉटरी जो ऑफिस खोलते हैं उसके लिए भी सरकार की परमिशन होती है, अवैध रूप से इनको नहीं चलाया जा सकता। ओके दोस्तों, चैप्टर 15 हमारा यहाँ शुरू हो जाता है, धर्म से संबंधित धर्म से संबंधित अपराध, यानी कि इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। ओके दोस्तों, और यहाँ पे 295 जो सेक्शन है वो लागू होता है। 3-4 और थे लेकिन हमने छोड़ दिए, जो मुख्य है वो एक लिया है, ठीक है। किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। आप समझ गए होंगे, कोई भी धर्म है, मान लो मैं किसी दूसरे धर्म के स्थान पर जाकर, जो उनकी पूजा पाठ का स्थान है, उसको क्षति पहुंचाता हूं, नुकसान पहुंचाता हूं, या वहां पर गंदगी डालता हूं, अपवित्र कर देता हूं, तो मेरे ऊपर या ऐसा करने वाले के ऊपर जो सेक्शन लगेगा 295 लगेगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 299, अगला हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है, चैप्टर 16। और चैप्टर 16 में क्या है दोस्तों? इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, ऐसे अपराध जो कि मानव शरीर को अफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर धाराएं कहां से लगेगी? चैप्टर 16 से लगेगी। तो सबसे पहली धारा कौन सी है? 299 दोस्तों, आपराधिक मानव वध, यानी कि कल्पेबल होमोसाइड। अगर किसी मानव का वध हो जाता है, वध कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है दोस्तों, ठीक है, आपराधिक मानव वध, तो 299 नंबर धारा लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट, मर्डर व्हेन कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर। ओके, हत्या, अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो 300 नंबर धारा लगेगी। नेक्स्ट 301, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय या उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। भाई किसी व्यक्ति की हत्या करनी थी, मान लो एक्स नाम के व्यक्ति की हत्या, और कर दी किसकी? वाई नाम के, तो उसके ऊपर 301 नंबर भी जो सेक्शन है वो लग जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय, मेरा आशय क्या है, मेरा संशय क्या है, मेरा मेन मुद्दा क्या है, मेरा मेन लक्ष्य क्या है? किसी व्यक्ति की मृत्यु करना। ऐसा था, किसी व्यक्ति की मृत्यु करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। अभी मैंने किसी की हत्या करनी थी, क्यों करनी थी? हो सकता है उसने बहुत बड़ा अपराध किया हो मेरे साथ, इसी वजह से उसका बदला लेने के लिए मैं उसकी हत्या करना चाहता हूं, लेकिन गलती से मैंने किसी और की हत्या कर दी दोस्तों, तो ऐसा करने पर सेक्शन 301 लग जाएगा। अभी दफ़ा 302 आपने सुना ही होगा, दफ़ा 302 के लिए हत्या के लिए दंड दिया जाता है। दफ़ा बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं, ओके, धारा बोलते हैं इसको। दफ़ा 303, धारा 303, पुनिशमेंट फॉर मर्डर बाई लाइफ कॉन्विक्ट, यानी कि आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दंड। आजीवन कारावास से दंडित
व्यक्ति है, मान लो किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला है, कोई पनिशमेंट किया था उसने, पनिशमेंट मिला था उसको, कोई उसने कार्रवाई की थी, कोई अपराध किया था, तो इसके लिए उसे आजीवन कारावास मिला था, लेकिन अभी उसने हत्या भी कर दी है। आजीवन कारावास के लिए दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या करने पर जो दंड दिया जाएगा वो सेक्शन धारा दफा 303 के तहत दिया जाएगा। दफा 304, हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दंड, यानी कि ऐसी हत्या जिसके लिए इरादा नहीं था व्यक्ति का करने का, लेकिन वो हत्या हो गई, तो उसके लिए जो दंड दिया जाएगा वो सेक्शन 304 के तहत दिया जाएगा। मान लो मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन हो गई हत्या, मर्डर हो गया भाई, हो गया तो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं, तो सेक्शन 304 लगेगा। ठीक है, और 304A में क्या है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, और 304B में क्या है, दहेज मृत्यु, ये तो सभी जानते होंगे। ठीक है ना, डॉवरी डेथ। दफा 305, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेषण, यानी कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन, छोटा बच्चा है, ठीक है, उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेषण। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का दुष्प्रेषण, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है ना, मान लो मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भी एक अपराध है, कानूनी अपराध है दोस्तों। अगर मैं आत्महत्या करने की कोशिश करता हूँ और बच जाता हूँ तो गवर्नमेंट चाहे तो मुझे सज़ा दे सकती है। क्यों दे सकती है? क्योंकि मैंने एक ह्यूमन बॉडी को ख़त्म करने की कोशिश की है। ये नहीं है कि भाई ये मेरी बॉडी थी मैं ख़त्म कर दूँ, नो, इस बॉडी के साथ में बहुत सारे संबंध जुड़े हुए हैं, किसी के साथ भाई का, बहन का, बेटे का, पति का, ठीक है, बाप का, मम्मी पापा जो भी होते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से इसको आत्महत्या का जो दुष्प्रेषण है, कोई सुसाइड भी करता है तो उसके ऊपर, करने वाले के ऊपर जो चार्ज लगता है, जो सेक्शन लगता है, जो दफ़ा लगती है, जो धारा लगती है, वो है 306। नेक्स्ट 307, हत्या करने का प्रयत्न। क्या है? हत्या करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट बाय लाइफ कॉन्विक्ट, यानी कि हत्या करने का प्रयत्न किया है किसी व्यक्ति ने, हत्या तो नहीं की। मान लो मैं किसी की हत्या करना चाहता हूँ, मैं उसके पास गया, कोशिश की मैंने उसका गला दबाने की, लेकिन फिर भी वो नहीं मर पाया, मैंने प्रयत्न तो किया, लोगों ने आके उसको बचा लिया, हत्या करने का प्रयत्न किया। या मान लो किसी को हत्या करने के प्रयत्न के लिए मैंने इरादे से किसी दूसरे तरीके से उसकी हत्या करना चाहिए, जैसे उसके कमरे में वायर फेंक दी करंट वाली ताकि वो आए और उसको मर जाए, या उसके खाने में जहर मिला दिया, हत्या करने का प्रयास है ना, प्रयत्न है, लेकिन वो बंदा बच गया, तो ऐसे में भी मेरे ऊपर चार्ज लगेगा दफ़ा 307 के तहत। नेक्स्ट 309, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने का प्रयत्न, ओके, इसमें भी धारा लगेगी। नेक्स्ट ठग, ठगी जो होती है ना दोस्तों, उसमें भी दंड है दफ़ा 310 के तहत। नेक्स्ट गर्भपात कारित करना, भाई गर्भपात की यानी कि बच्चा जो पेट में होता है उसी को ही बाहर दवाइयों के थ्रू उसको गर्भ गिरवा देना, ठीक है, ऐसा कार्य अगर करते हैं तो जो करवाता है उसके लिए आईपीसी की धारा 312 लागू होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कार्य करना, अगर मान लो कोई स्त्री सहमत नहीं है कि उसके बच्चे को गिराया जाए और फिर भी ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति उस स्त्री को ले जा करके और दवाइयाँ खिला देता है या इंजेक्शन लगवा देता है जिससे उसका गर्भ गिर जाता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर धारा 313 लगेगी। कौन सी लगेगी? धारा 313 लगेगी। स्त्री की इच्छा नहीं है लेकिन उस बंदे ने ऐसा कर दिया है। नेक्स्ट 319, सती पहुंचाना, हर्ट, तो 319 लगेगी। 326, धारा 326 है, वॉलंटरी केजिंग ग्रीवियंस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स, यानी कि खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर अपहति कारित करना। भाई देखिए, खतरनाक जो मेरे पास बम है, गोलियां हैं, बंदूक है या हथियार हैं, दाव है, कुल्हाड़ा है, इनके द्वारा अपनी इच्छा पूर्वक जानते हुए कोई गलत कार्य करना, तो 326 नंबर धारा लगेगी। 326A, एसिड अटैक, यानी कि एसिड जो हमला होता है, कुछ बदमाश तत्व होते हैं जो कि बहन बेटियों के ऊपर एसिड अटैक कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर 326 धारा A लगेगी। 326 ख, एसिड हमला करने का प्रयास, दोस्तों एसिड हमला करने का प्रयास किया है उसने, डालने की कोशिश की है लेकिन एसिड नहीं डल पाया, ठीक है, लेकिन किया तो उसने अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट लगा दिया,
तो उसके ऊपर भी धारा 326 लागू है। नेक्स्ट धारा 332, लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य के भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। वॉलंटरी केजिंग हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम ऑन ड्यूटी, यानी कि कोई लोक सेवक है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई पुलिस वाला है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, वो क्या करना है, अपने आप को ही चोट पहुंचा देता है, स्वेच्छा से चोट पहुंचा देता है अपने आप को, ताकि ड्यूटी से बचा जा सके, तो 332 नंबर धारा लागू होती है उसके ऊपर। नेक्स्ट 339, रोंगफुल रेस्ट्रेट, यानी कि सदोष अवरोध, रोंगफुल गलत तरीके से किया गया कार्य। 351, असाल्ट, यानी कि हमला करना, किसी के ऊपर हमला किया जाता है, चाहे वो खाली हाथ से किया जाए, चाहे किसी वेपन से किया जाए, हमला कर दिया भाई, पत्थर से किया जाए, लकड़ी से, डंडे से, तो उसके ऊपर सेक्शन 351 लगता है। नेक्स्ट सेक्शन 353, सेक्शन 353 दोस्तों, इसमें क्या आएगा, लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। भाई जो लोक सेवक है, जो सरकारी कर्मचारी है, उसको अपने कर्तव्य से हटाने के लिए कि वो अपनी ड्यूटी ना कर पाए, इस उद्देश्य से उसके ऊपर हमला करना, या 3-4 लोग मिलके उस पुलिस वाले के ऊपर आपराधिक बल का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ऐसा करने पर धारा 353 लागू होती है उन व्यक्तियों के खिलाफ। नेक्स्ट धारा 354, स्त्री की लज्जा को भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। समझ गए होंगे आप, ओके। 354 के यौन उत्पीड़न, ये भी आप समझ गए हैं। 354 ख, ये भी आप समझ गए, दिखाई दे रहा है, ओके। 354 ग, छिप कर देखना, समझ गए आप, यानी कि मान लो कोई लेडीज़ कहीं से जा रही है तो दीवार के पीछे से छिप के देखना, गलत इरादे से देखना, या मान लो अपने घर में है और दीवार के ऊपर से उसको झांकना, छिप करते देखना, ठीक है, तो ये क्या है, 354 ग में आता है। नेक्स्ट 354 घ, पीछा करना, किसी लड़की का, किसी औरत का, किसी स्त्री का पीछा करना, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करने पर 354 ग की धारा लग सकती है आपके, किसी ऐसा करने वाले के व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, आप तो ऐसा नहीं करोगे, मैं जानता हूँ। नेक्स्ट 359, सेक्शन 359 धारा 359, किडनैपिंग, अपहरण करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 360, भारत में से व्यापहरण या अपहरण, भारत में अगर अपहरण किया जाता है तो 360 लगती है। नेक्स्ट 361, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, यानी कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से अपहरण, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है, अपने गार्जियंस के साथ जा रहा है और फिर उसका अपहरण कर लिया जाए दोस्तों, तो लागू होती है 361 नंबर धारा। 362 अबडक्शन, यानी कि अपहरण दोस्तों, ये भी। 363 पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, अपहरण या व्यापहरण के लिए जो दंड होता है वो होता है 363 में। 363 के भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्य का अपहरण का विकलांगीकरण, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों सीधा सीधा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों का अपहरण करके उठा लाते हैं, उनको उठा करके ला करके उनके हाथ तोड़ देते हैं, उनके पैर तोड़ देते हैं, उनकी आंखें फोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि वो भीख मांगे और लोग उनको पैसा दे। तो ऐसी कार्रवाई करने वाले के खिलाफ 363 कै लगती है दोस्तों, 363 की धारा सेक्शन कै लगता है, दफ़ा 363 कै लगता है, ओके। नेक्स्ट 366 विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यापन करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। कहने का मतलब यह है किसी स्त्री को विवाह के लिए फोर्स करना, उसका अपहरण करके उस स्त्री को विवाह के लिए ज़बरदस्ती करना, तो ऐसा करने पर 366 नंबर धारा लगेगी। 366 कै अपहृत लड़की का उपापन, यानी कि प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनर गर्ल, ओके। नेक्स्ट 366 ख विदेश से लड़की का आयात करना, दूसरे देश से लड़की को यहाँ पे मंगाना दोस्तों, तो ऐसा करने पर क्या लगेगी धारा 366 की ख। 370 दोस्तों
10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर चोरी करने के आशय से उसका अपहरण। ठीक है दोस्तों, भाई 10 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है उसके शरीर पर चोरी करने के आशय से उसका अपहरण करना। नेक्स्ट, मानव तस्करी दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना। ये किस में आता है? 370A में आता है। 370A में मानव तस्करी भाई दास के रूप में, गुलाम के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना, ताकि उसे गुलामी करवाई जा सके, उसे नौकर बना के रखा जा सके, घर का काम करवाया जा सके, ठीक है, उसका शोषण किया जा सके। नेक्स्ट 371, दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना, यानी कि हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, लगातार दासों के रूप में जो मानव तस्करी है उसको कार्य करना। तो 371 लगती है दोस्तों। 372, सेलिंग माइनर फॉर पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को बेचना। नाबालिग जो होते हैं ना, उनको वेश्यावृत्ति के माहौल में धक्का मारना कहने का मतलब है, या उनको वेश्यावृत्ति के लिए बेच देना। तो ऐसा करने पर कौन सी धारा लगती है? 372 लगती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 373, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को खरीदना। तो वो तो था बेचना 72 में, और 73 में क्या है? खरीदना। भाई कोई व्यक्ति चाहता है कि किसी बच्ची से वेश्यावृत्ति करवाई जाए, ठीक है, तो खरीदने वाला जो होगा तो 373 लगेगी, और जो बेचने वाले के ऊपर 372 लगेगी। ठीक है, और 371 का मैंने आपको बता ही दिया, दास यानी कि स्लेव्स। ठीक है। नेक्स्ट 374, विधि विरुद्ध पूर्वक बलपूर्वक श्रम, यानी कि कानून के विरुद्ध होकर के जबरदस्ती किसी से कार्य कराना। ठीक है दोस्तों, कानून के विरुद्ध होकर किसी से जबरदस्ती कार्य कराना, सेक्सुअल ऑफेंसेस वगैरह होना दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट 375, रेप, ओके, बलात्कार से संबंधित है। तो ऐसे रेप करने पर 375 नंबर धारा, सेक्शन, दफा लगती है। 376 दोस्तों, पुनिशमेंट फॉर रेप, बलात्कार के लिए दंड। 376 का ए, पृथक कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ, इन चीज़ को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इजीली पढ़ लीजिए। ठीक है, ओके। 377 भाई, 377 में क्या है? प्रकृति विरुद्ध अपराध, ऐसा अपराध जो कि प्रकृति के विरुद्ध है। ठीक है, जो कार्य कुछ प्राकृतिक कार्य होते हैं उसको उसी हिसाब से करना चाहिए, गलत तरीके से कुछ कार्य को करना जो प्रकृति के विरुद्ध है वो आता है 377 में। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है ना 17 स्टार्ट हो जाता है, 16 खत्म हो गया, और 17 में क्या है? संपत्ति चोरी के विरुद्ध अपराध। क्या है? संपत्ति चोरी के विरुद्ध अपराध। ओके, इस 17 को पूरा करने से पहले, पढ़ने से पहले थोड़ी सी काम की बात, यानी कि बड़े कमाल की बात एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि, क्या कही भाई? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। समझे? फिर सुना देते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, आप जितना भी लड़ोगे अपने आप से, जितना भी मेहनत करोगे, तो वो दिन दूर नहीं कि पूरा जहान आपके कदमों में होगा, सफलता आपके पैरों को चूमेगी। ठीक है दोस्तों, ओके। तो भी जान लेते हैं चैप्टर 17, संपत्ति चोरी के विरुद्ध जो कुछ अपराध है उनसे संबंधित। मूड फ्रेश कर लो और थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए। ज़्यादा धारा नहीं, 200 धाराएं मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, 200, 511 में से टोटली 200, और इन्हीं 200 के अंदर से आपकी धारा 4-5 पूछ ली जाएगी, इससे बाहर नहीं आने वाली भाई। ठीक है, अगर आप सोचते हैं मैंने 511 ही पढ़नी है तो भाई PDF डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, 511 की 511, लेकिन समझाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये बताने वाला नहीं मिलेगा कि इन 511 में से काम की कौन सी है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ आपको, सुन लीजिए। काम का आपसे पूछा जाएगा, इंडियन पेनल कोड में टोटल कितनी धाराएं हैं, सेक्शन हैं?
ऑप्शन होगा 411, 511, 611, 607, तो याद रखना 511। दूसरा क्वेश्चन होगा इंडियन पेनल कोड में जो चैप्टर्स हैं वो टोटल कितने हैं? चैप्टर कितने हैं? 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, तो भाई 23 है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे कि आईपीसी की धारा 378 में क्या है? मैरिज है, लेडी लिंग है, क्या बोलते हैं, चोरी है, या पनिशमेंट है, डकैती है, क्या है? तो वो आंसर आपको देना पड़ेगा। तो हमने वही मेन यहाँ पे सारा कुछ पढ़ाया है और वही आपको जानने की रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जान लेते भाई संपत्ति चोरी के विरुद्ध अपराध। पहला है 378 चोरी। अगर थेफ्ट यानी कि चोरी होती है तो चोरी करने वाले के ऊपर जो धारा लगती है, सेक्शन लगता है, 378 लगता है। 379 पुनिशमेंट फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए दंड किस दफा, किस सेक्शन के तहत दिया जाता है? 379 के तहत। 383 जबरन वसूली यानी कि एक्सटोर्शन, उद्दापन। जबरन वसूली अगर की जाती है, मान लीजिए आपने फिल्म देखी होगी घातक, घातक फिल्म में वो क्या करते हैं, उन्हीं के सारे इलाके में दुकानों से वसूली करते रहते हैं भाई, ठीक है ना। तो भाई कांत्या का रोल तो आपने देखा होगा, डैनी डेंजरियस कांत्या का रोल किया है। तो वो उसके सारे भाई साथ के साथ भाई क्या करते हैं, मार्केट से वसूली करती है, जबरन वसूली करते हैं, सनी देओल उनको रोकता है, ठीक है ना। तो भाई जबरन वसूली करने वाले के ऊपर क्या धारा लगती है? 383। नेक्स्ट 384 पढ़ लेते हैं, जबरदस्ती वसूली करने के लिए दंड। अभी देखो कांत्या और उसके भाइयों के ऊपर कौन सी आईपीसी की धारा लगनी चाहिए थी? 384 लगनी चाहिए थी, लेकिन लगी नहीं। जानते हैं आप क्यों नहीं लगी? बताइए। कांत्या और उसके भाइयों के ऊपर जबरन वसूली के मामले में 384 नंबर धारा लगनी थी, लेकिन लगी नहीं। क्यों नहीं लगी बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे या मैं बताऊं? ओके, मैं ही बता देता हूं। इसलिए नहीं लगी क्योंकि उन सारों को तो मार दिया सन्नी देओल ने, कोर्ट में जाने का मौका ही नहीं लगा। तो भाई कहां से लग जाएगी धारा? ठीक है। नेक्स्ट 390 सेक्शन 390 लूट, रोबरी। ठीक है दोस्तों, व्हेन थेफ्ट इज रोबरी, जब चोरी जो है ना वो क्या है? रोबरी है। जो चोरी ना होकर के रोबरी है तो वो क्या आ जाता है? धारा 390। नेक्स्ट 391 डकैती। 392 लूट के लिए दंड। अभी देखो भाई, लूट जो की थी, लूट के लिए जो दंड है वो है 392 में। और 395 में क्या है दोस्तों? पुनिशमेंट फॉर डकैती यानी कि डकैती के लिए दंड। 396 हत्या सहित डकैती। दोस्तों हत्या सहित डकैती अगर की है तो कौन सी लगेगी? 396 में लग जाएगी। नेक्स्ट 405 में आपराधिक विश्वासघात, किसी के साथ विश्वासघात किया है, छल कपट किया है। दोस्तों विश्वासघात जानते हैं ना, धोखा देना, तो कौन सी लगेगी? 405 लगेगी। कौन सी? 405। नेक्स्ट 415 छल करना। 415 क्या है? छल करना। नेक्स्ट 417 छल के लिए दंड। किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे के साथ छल किया है तो छल करने वाले के लिए जो दंड मिलेगा वो सेक्शन 417 के तहत मिलेगा। नेक्स्ट रिष्टी, कुचेष्टा, बेईमानी यानी कि मिसचीफ। भाई बेईमानी करते हैं, बेईमानी करने वाले के खिलाफ 425 नंबर सेक्शन लगेगा। नेक्स्ट पुनिशमेंट फॉर मिसचीफ 426 बेईमानी के लिए दंड। और दोस्तों ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 426 के बाद 442 और 452 आना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया इसको? 242 और 252, तो इसे 442 और 452 कर लेंगे। ठीक है। गृह अतिचार यानी कि अनाधिकार गृह प्रवेश यानी कि हाउस ट्रेसपास। भाई अनाधिकार गृह प्रवेश, किसी के घर में जबरदस्ती प्रवेश कर जाना अधिकार के बगैर ही। गृह अतिचार, घर में घुस करके लोगों के साथ मारपीट करना, तो कौन सी धारा लगेगी? सेक्शन 442। सेक्शन 452 बिना अनुमति घर में घुसना, चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी, हमला या गलत तरीके से दबाव बनाना, इसमें कौन सी लगेगी? 452 लगेगी। दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर 18 शुरू होता है, दस्तावेज तथा संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध। दस्तावेज तथा संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध धारा 463 से स्टार्ट होता है। देख लेते हैं इनको।
दोस्तों धारा 463 में आता है जालसाजी। क्या है? जालसाजी, यानी कि फर्जरी। बहुत बार सुना होगा ये आपने कि जालसाजी के मामले में फलाने फलाने को इतने साल की सजा हो गई। नेक्स्ट 464 मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट है, यानी कि मिथ्या दस्तावेज रचना, गलत डॉक्यूमेंट तैयार करना। कौन सी धारा लगेगी? 464। नेक्स्ट 467 दोस्तों इसमें लगेगी फॉर्जरी फॉर ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल एक्सेट्रा, यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत आदि की कूट रचना। देखिए पिक्चरों में दिखा होगा, जो वसीयत है डुप्लीकेट तैयार कर दी जाती है वसीयत, ठीक है। किसी का जो कीमती सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट होते हैं उनको तैयार कर दिया जाता है नकली, फर्जरी, यानी कि उन्हीं को सेम बना दिया जाता है, कूट रचना जिसको बोलते हैं। तो ऐसा करने वाले के खिलाफ जो धारा लगती है 467 लगेगी। कौन सी? 467। नेक्स्ट 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना, यानी कि किसी के विचार में हो छल करना और उसी छल के लिए उसने क्या कर दिया? जाली दस्तावेज तैयार कर दिए। जैसे मान लो मेरे से किसी ने अपने किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने हैं, तो वो क्या करे? वो डायरेक्ट उन डॉक्यूमेंट को ना ला करके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लाएगा जो एक्चुअल मैं चाहता हूँ साइन करना। जैसे मैं मान लो मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाना है, अकाउंट खुलवाने गया, वहाँ पे बोला कि श्रीमान जी मेरा अकाउंट खोल दीजिए। वो बोलेगा ठीक है सर आपका अकाउंट खोल देते हैं, आप ये डॉक्यूमेंट दे दो। मैं बोलूँगा सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये नहीं है। बोला कोई बात नहीं घर से ले आना। तो वो क्या बोलेगा साथ ही, ठीक है सर कल थोड़ा टाइम बच जाएगा, ये फॉर्म को थोड़ा सा फिलअप कर देते हैं, बाकी बचा हुआ फॉर्म कल फिलअप कर लेंगे। तो वो क्या करेगा व्यक्ति, मान लीजिए कि फॉर्म को फिलअप कराना शुरू कर देगा। उसमें से 2-4 मैंने साइन कर दिए, फिर बोलेगा सर डॉक्यूमेंट बाकी कर ले आइए, बाकी हम कल भर देंगे पूरा। अभी अगले दिन जब मैं जाऊंगा तब तक वो जो हमने फॉर्म फिलअप किया था उसी के बीच में 1-2 ऐसा कागज़ लगा देगा जिससे कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी या अन्य कोई चीज़ उसके नाम पे हो जाएगी। समझ गए ना आप? तो ये क्या हो गया? एक तरह की कूट रचना हो गई, यानी कि गलत डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवा लिया उसने। तो ये आ जाएगा किसमें? उसने छल किया है ना मेरे साथ। क्या किया उसने? छल किया है, तभी तो साइन किया मैंने। तो भाई ये आ जाएगा 468 में। नेक्स्ट है 489। 489 में दोस्तों आता है सती कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। आप समझ गए होंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने के आशय से, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, ठीक है, संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। नेक्स्ट 489 का क्या है? करेंसी नोटों या बैंकों नोटों का कूटकरण, यानी कि जो करेंसी नोट है या बैंक के जो नोट है उनका कूटकरण बोले तो जाली तैयार करना, जाली नोट तैयार करना। नेक्स्ट 489 का ख, 489 का ख कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। अभी जाली नोट तो तैयार कर लिए, अभी क्या है दुकान पे जाना नोट लेके, अगले भाई चीनी दे रहे भाई, चापत्ती दे रहे भाई, ठीक है, और वहाँ पे उस नोट को चला देना। उसे पता ही नहीं बेचारे को कि मार्केट में नकली नोट आ गया। मान लो मैंने उसे 2000 रुपये का नकली नोट दे दिया, 100 रुपये का सामान लिया, 100 रुपये का सामान ले लिया, साथ में 1900 रुपये उसके ओरिजिनल लेके आ गया और उसको क्या दिया? नकली ठेंगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करने वाले के खिलाफ 489 ख धारा लगेगी। 489 ग कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। कहने का मतलब यह है मेरे घर पे रखे हुए हैं बहुत सारे नोट जाली, तो ऐसा करने पर तो मुझे सज़ा क्या मिलेगी? 489 ग यानी कि सी के तहत सज़ा मिलेगी। कौन सी धारा लागू होगी मेरे पर? कौन सी सेक्शन लागू होगा? 489 सी। नेक्स्ट 489 डी करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाने या कब्जे में रखना। भाई जो उपकरण है, मशीन है जिससे मैंने नकली नोट बनाए हैं, उसको अपने पास रखना। ऐसा करने पर 489 डी जो सेक्शन है वो मेरे ऊपर लागू होता है। नेक्स्ट 489 ई करेंसी नोटों या बैंक नोटों के सदृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग। आप पूरा समझ गए होंगे, सारे के सारे उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट चैप्टर 19 दोस्तों, सेवा संविदा का आपराधिक भंजन। इसमें कौन कौन से हैं? 490 490 सेक्शन
समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग, ये इसके बारे में मुझे थोड़ा सा पता नहीं चल पाया था, इसलिए छोड़ देता हूँ। समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग। ओके, 491, असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविधा का भंग, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट्स टू हेल्पलेस पर्सन, जो असहाय व्यक्ति की होता है उसकी सहायता करने का जो हमारा धर्म है, उसको उसकी आवश्यकताओं को जो पूरा करने का हमारा जो धर्म है उसको ना निभाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 492, दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग, जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, चैप्टर 20 शुरू होता है हमारा। चैप्टर 20, विवाह से संबंधित अपराध। इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जस्ट आपकी जॉब लग जाएगी सभी की और उसके बाद शादी होना शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले ही विवाह से संबंधित जो अपराध है ना उनको जान लो। 493, सेक्शन 493, विधिपूर्ण विवाह का धोखे से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। भाई क्या समझाऊं मैं अभी आपको, इस शब्द का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे ना। हाँ जी। नेक्स्ट 494, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, यानी कि मान लो मेरी शादी हो रखी है भाई अभी और मैं फिर किसी लेडी से या लड़की से शादी कर लेता हूँ, पुनः शादी कर लेता हूँ, तो दो शादी तो ऑथराइज है नहीं हमारे धर्म में। हिंदू धर्म में दो शादी ऑथराइज नहीं है, तो कैसे शादी कर ली? तो मेरे ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, कौन सी सेक्शन लगेगा? 494 लगेगा। नेक्स्ट, चाहे पत्नी ऐसा करे चाहे पति ऐसा करे, कोई मैटर नहीं रखता, दोनों के ऊपर 494 सेक्शन लगेगा। 495, वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ आगामी विवाह किया जाता है। भाई देखो, मैंने दूसरी शादी की तो पहली वाली पत्नी को नहीं बताया कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर 494 लग गया। अभी मैंने दूसरी शादी की तो दूसरी वाली पत्नी को नहीं बताया कि मैं पहले से मैरिड हूँ, तो मेरे ऊपर 495 लग गई। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट 496, विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा करना। दोस्तों, कपट पूर्वक विवाह कर्म को पूरा करना यानी कि छल कपट से किया गया विवाह। नेक्स्ट 497, अडल्ट्री, व्यभिचार। ओके 498, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना। समझ गए होंगे आप, कोई लेडी है जो विवाहित है उसको बहलाकर फुसलाकर ले जाना, ठीक है, और आप समझ गए होंगे, तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? 498 लगेगी। दोस्तों चैप्टर 20 का ए यहाँ पे स्टार्ट होता है। चैप्टर 20 का ए क्या है? क्रूरटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, यानी कि पति या पति के जो परिवार का सदस्य हैं उनके द्वारा निर्दयता किए जाना, यानी कि पति या पति के संबंधियों द्वारा निर्दयता। ऐसा करने पर 498 की सेक्शन ए लगेगा। 498 ए, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। ओके। नेक्स्ट सेक्शन 21, मानहानि। इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है और हिंदी में एक ही शब्द है मानहानि। आप जानते होंगे मानहानि, जब मान सम्मान खराब कर दिया जाता है किसी के द्वारा हमारा, तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का दावा डाल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 500, मानहानि के लिए दंड। भाई जो दंड मिलेगा मानहानि के लिए वो किस में आता है? सेक्शन 500 में। नेक्स्ट 501, मानहानि कारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना, यानी कि परटेनिंग और इंग्रेविंग मैटर नोन टू बी डिफॉर्मेटरी। ओके। नेक्स्ट 502, मान हानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण सामग्री को बेचना। ऐसा विषय, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि मान हानि से संबंधित है, जिससे किसी का मान हानि हुई है, तो उन मुद्रित जो छपे हुए विषय है उनको बेचना। तो ये किस में आता है? धारा 502 में आता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर 22 हमारा शुरू होता है, धारा 503। इसमें क्या है? आपराधिक अभित्रास, अपमान एवं रिष्टीकरण। देख लीजिए इसको भी। धारा 503,
आपराधिक धमकी देना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ओके, धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। भाई किसी के घर में, किसी के समारोह में कोई बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ हम जानबूझकर किसी का अपमान कर देते हैं, शांति भंग कर देते हैं, तो धारा 504 लगती है। नेक्स्ट 506 धमकाना। अगर धमकाया जाता है तो कौन सी लगती है? 506। 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। यानी कि किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना कि भाई उसे बहुत बड़ा एक अच्छा कार्य करने का मौका मिल रहा है, दैविक अप्रसाद का भाजन होगा। यानी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो भगवान उसका बुरा करेगा। ठीक है, ऐसा करके किसी व्यक्ति को बहकाना और उससे कार्य करवाना, तो ये क्या है? धारा 508 में आती है। धारा 509 शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। यानी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना या अंग विक्षेप, किसी को टच करना, समझ गया? ओके, समझ गए होंगे ना आप? हाँ जी, कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए होते हैं, तो ऐसा करने पर धारा 509 लगती है। 510 शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान पर दुराचार। कोई शराबी व्यक्ति है, अगर वो पब्लिक प्लेस के ऊपर दुराचार करता है, बुरे कार्य करता है, गलत व्यवहार करता है, तो 510 नंबर धारा उसके ऊपर लगती है। और भाग 23 है दोस्तों, इंडियन पेनल कोड ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ कॉमेट ऑफेंस, यानी कि अपराध करने के प्रयत्न। अपराध करने का जो प्रयत्न होता है वो आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के लिए प्रयत्न करने के लिए दंड। भाई ऐसे अपराध कोई करना चाहता है, मान लो कोई प्रयत्न कर रहा है, तो उसके ऊपर 511 नंबर धारा लगती है। दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल ही 202, कितनी? 202 आईपीसी की धारा कवर की हैं और टोटल धारा कितनी है? 511 है, जिसमें से 202 ही हमने पढ़ाई है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी थी। 511 का आप पढ़ना चाहते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बता देना, हम आपके पास भेज देंगे। वैसे ये 202 सफिशियंट है। और ये है आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान, जिसके अंदर से हमने सब कवर किया है और कोशिश की है ये आपको सब समझाने की। देखो भाई, मैं हूँ आर्मी से रिटायर्ड और आर्मी में ये सब होता नहीं है, आईपीसी की धाराएं। बावजूद इसके अपने भतीजे की हेल्प ली मैंने, भाई की हेल्प ली, क्योंकि भतीजा क्या है? सिपाही है हरियाणा पुलिस में, भाई दिल्ली पुलिस में एसआई है। दोनों की हेल्प लेने के बाद मैंने ये थोड़ा सा आपके लिए तैयार किया है डेमो बोले तो मेरी पूरी मेहनत है। और शायद इसको एक बार दो बार पढ़ोगे, देसी भाषा में समझाया गया है, आपको इजीली याद भी हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप इसको करेक्ट करके आ जाओगे। दोस्तों ये आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान जो मार्केट में अवेलेबल है, इसमें इतना मटेरियल डाला गया है कि हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो उसे आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3-4 किताबें खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अन्य पुस्तकों की अपेक्षा तकरीबन 25 सब्जेक्ट इसमें टॉपिक्स वो डाले हैं जो अन्य 4-5-6 किताबों को इकट्ठा करो तो भी ना मिले। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अवेलेबल नहीं हो पाती है, आप व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, आपको स्पीड पोस्ट से भेज दिया जाएगा। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।